नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर एक ऐसा सियासी और कानूनी तूफान खड़ा हो गया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया है। बरेली के जाने माने मुस्लिम स्कॉलर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, और वो सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है बल्कि एक ऐसा विस्फोटक दावा है जिसने विपक्ष के पैरों तले जमीन ही खिसका दी है। मौलाना रजवी का आरोप है कि यूपी के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों में अरबों खरबों रुपए का महा घोटाला हुआ है। बुजुर्गों ने जो जमीनें गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों के हक के लिए दान की थी, उन्हें कौड़ियों के दाम भूमाफियाओं को बेच दिया गया। मौलाना ने दावा किया कि सपा सरकार के संरक्षण में आजम खां के करीबियों को चेयरमैन बनाकर वक्फ की जमीनों की जमकर बंदरबाट की गई। मौलाना की चिट्ठी पर बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर के नाम पर दिन रात बयानबाजी करने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब इस महाघोटाले के आरोपों पर चुप क्यों हैं। सपा और कांग्रेस को देश के सामने अपनी स्थिति को साफ करना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को एक सोची समझी साजिश बता रहा है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से ध्यान भटकाने वाला हथकंडा बता रहा है। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं नेताओं के बयान। हम जब कहते थे तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। आज के उनके अपने लोग, जैसे बरेली से मौलाना साहब ने ही कहा है, सिर्फ कहा नहीं है बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर उन्होंने जांच की मांग की है। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि जब सनातन धर्म पर कोई इस तरह की बात आती हो तब तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी लोग मुखर हो जाते हैं। आज जब दूसरे धर्म की बात आई है तो इनकी जबान को लकवा क्यों मार गया है? श्रीमान अखिलेश यादव जी को और श्रीमान राहुल गांधी को भी इस पर अपनी जबान खोलनी चाहिए। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का विरोध करते करते भाजपा अब सनातन विरोधी और संविधान विरोधी कृत्य करने लगी है, अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों से भागने लगी है, इससे यह स्पष्ट होता है कि राम मंदिर भ्रष्टाचार और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए आरोपियों को वही लोग बचा रहे हैं जिनकी भागीदारी, हिस्सेदारी या साझेदारी। जांच करनी है, जांच करिए, बिल्कुल करिए, निष्पक्ष रूप से करिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ये भी स्थिति स्पष्ट कर दे कि उनकी सरकार में कितनी एसआईटी बनी, कितनी जांच आज तक पूरी हुई और कितनी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। क्योंकि एसआईटी तो बनती है लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट कभी नहीं आती। वक्फ बोर्ड में अगर चोरी हो रही है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर हो, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड में हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड में हो। लेकिन वक्फ बोर्ड से राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट जितने मौलाना हैं, जिन लोगों ने भी इस तरीके के आरोप लगाए हैं, उन्हें जाना चाहिए, अदालत जाएं या एफआईआर कराएं। मीडिया में बयान दे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष या परोक्ष जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, उन्हें उनकी कौम भी माफ नहीं करेगी। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ बोर्ड को लेकर गंभीर आरोप लगाए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिख दी है और जांच की मांग की है। और क्या क्या कहा गया उनकी तरफ से वो भी सुनते हैं। इससे होने वाली आमदनी अपने जाती मकसद में खर्चा की जाने लगी। भूमाफियाओं से मिल करके वक्फ की संपत्तियों को बेचा जाने लगा, और ये सबसे ज्यादा ये काम जो उरूज पे हुआ वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, इनके दौर में खूब करप्शन का उरूज रहा। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये पत्र लिख करके मैंने मांग की है कि पूरे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड के द्वारा जो वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद किया गया, खुर्द-बुर्द किया गया, भूमाफियों के हाथों बेचा गया, उसकी जांच कराई जाए। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि दो टूक के आज के हमारे सवाल क्या हैं। हमारा पहला सवाल है, क्या समाजवादी सरकार में वक्फ की लूट की छूट थी क्या, जैसा कि मौलाना शहाबुद्दीन की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही सवाल यह भी कि वक्फ की जमीनों की बंदरबाट किसके संरक्षण में हुई, सवाल यह भी है। इसका जवाब भी तलाशेंगे। अगर आरोप झूठे हैं तो निष्पक्ष जांच से डर क्यों लग रहा है और किसे लग रहा है, यह भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या वक्फ की संपत्तियों का भूमाफियाओं ने फायदा उठाया, जैसा कि इस चिट्ठी में मौलाना की तरफ से जिक्र किया गया है। और सवाल यह भी पूछेंगे कि चढ़ावा गबन पर शोर तो फिर वक्फ चोरी पर चुप्पी क्यों।
चढ़ावा गबन पर शोर मचाया जा रहा है, लेकिन जब वक्फ चोरी की बात आ रही है तो उस पर चुप्पी क्यों साधी जा रही है, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ये 5 सवाल हैं, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से फटाफट आपका परिचय करवा देते हैं। आनंद दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मुफ्ती शमून कासमी साहब जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। इमरान खोकर साहब जुड़ चुके हैं, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में आशीष जी आपसे ही कर रहा हूँ। मौलाना का कहना है कि सपा सरकार में वक्फ की लूट की छूट थी, ऐसा था क्या? ये बात उनको आज कैसे जो है अचानक जागे हैं। 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 9 साल बीत गए और 9 साल तक ये जनाब कहाँ सोए हुए थे, और जब सरकार थी तब क्यों नहीं बोले, और 9 साल बीतने के बाद अचानक उनको जो है भविष्य में उनको कहां से ये ऊपर से आकाश से कोई आकाशवाणी हुई जो उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। बहरहाल अब जो ज्ञान प्राप्त हो ही गया है तो ठीक है, उन्होंने योगी जी को चिट्ठी लिखी है। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि जो वक्फ बोर्ड की जो समिति होती है, जो उसका गठन होता है, वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यानी जो आज यहाँ वक्फ बोर्ड चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही किया गया है। यदि अगर उसमें कोई त्रुटि है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें जो भी त्रुटियां हैं उनको पूरा करिए, क्योंकि आप ही ने बनाया है। और क्या इत्तेफाक है कि आपने राम मंदिर की ट्रस्ट की जो कमेटी थी आपने बनाई और वहां भी गमन हो गया, और आपने यहाँ पे भी जो कमेटी बनाई, अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी गमन हो गया। तो सब जगह जहां भारतीय जनता पार्टी बना रही है वहीं गमन हो जा रहा है। ठीक है आशीष जी, उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल का जिक्र किया। उन्होंने इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी 1 बार मुख्यमंत्री रहे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के पसंदीदा और चहेते व्यक्ति को ही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और सदस्य बनाया जाता रहा। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि सरकार ये तय करती है कि कौन बोर्ड में रहेगा कौन नहीं, तो उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आजम खां साहब तय किया करते थे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, और उनके जो करीबी लोग थे उन्होंने ही लूटपाट की है। कौड़ियों के दाम पर वक्फ की संपत्तियों को बेच दिया गया। टाइमिंग को लेकर आपका सवाल है, लेकिन इन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि आप इस बात के पक्ष में हैं? ये बात उनको 9 साल बाद पता चली। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब नहीं बोले, 2017 में जब बन गई तब नहीं बोले, 18 में नहीं बोले, 19 में नहीं बोले, 20 में नहीं बोले, 21 में नहीं बोले, 22 में नहीं बोले, 23 में नहीं बोले, 24 में नहीं बोले, 25 में नहीं बोले, अब 26 में अचानक उनको पता चलता है। तो ठीक है, अब उनकी बुद्धि ज्यादा तेज चलने लग गई है, तो ठीक है, चलाएं अपनी बुद्धि और बताएं कहां किसने क्या गड़बड़ थी, साक्ष्य दें, बिल्कुल देने चाहिए उनको। अब 9 साल बाद देर से आए इस बात को लेकर आपका सवाल है कि अभी तक चुप्पी क्यों साधे रखी, अब क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो सवाल ये है आनंद दुबे जी कि एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि चढ़ावा चोरी से ध्यान भटक जाए, उस पर सवाल ना किया जाए, इस वजह से बीजेपी के एजेंटों को आगे किया जा रहा है। एक तौर से शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी को एजेंट बताया जा रहा है आपका, कि उनके जरिए पूरे मसले को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। जवाब आपका। देखिए, बड़ी अजीब बात है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात करे, कोई हक की बात करे, कोई इंसाफ की बात करे, तो समाजवादी पार्टी उसे भाजपा का एजेंट बता देती। अब समाजवादी पार्टी की स्थिति वही है ना कि मीठा मीठा गप कड़वा थू, तो इनको अपनी सुविधा और अपनी सहूलियत के अनुसार विषय चुनते हैं। अयोध्या में निश्चित रूप से जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण महापाप था। एसआईटी बनी, एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई है, जांच चल रही, लेकिन पूरे अयोध्या को कैसे बदनाम किया जाए और भाव जो है वो कैसे अयोध्या के प्रति खराब किया है, इस पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आमादा, कांग्रेस पार्टी भी होता है। अब मैं आता हूं मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी के बयान पे। उन्होंने जो बात कही, ये कह रहे हैं कि टाइमिंग, अरे साहब हमारी सरकार आई तभी इस तरह मामले निकल के सामने आए हैं और हजारों की संख्या में शिकायतें हुई। आपको एक चीज और आश्चर्यजनक मैं बताऊं कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल्स हैं अलग अलग, उनमें कुल 40,000 मामले लंबित हैं और उनमें से 10,000 मामले स्वयं मुसलमानों ने कराए हैं, वो हिंदू नहीं दर्ज। 10,000 मामले मुस्लिमों ने कहा है कि हमारी संपत्ति पर या आपकी जो संपत्ति पर कब्जा है या हमारी संपत्ति को या वक्फ ने कब्जा कर ली, इस तरह की चीज हुई।
57 हर मामले जो है उत्तर प्रदेश में अवैधों से जुड़े हुए जो है सामने आए हैं। कई जगहों पर कब्जे कराए गए हैं, कई जगहों पर जांच चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिसकी मिलीभगत से की संपत्तियों को लूट जाता रहा, वक्त की संपत्तियों को पौने दाम पे बेच दिया गया, वहां अपार्टमेंट कर दिए गए, उन लोगों को आज ये बात भूल रही है। देखिए मैं चीज और बताऊं, मैं स्टैंडर्ड कैसे बताता आपको एक बात बताऊं। 7 मई 2010 लालू यादव जी ने बयान दिया था कि वक्फ की जमीनें बोर्ड जो है वो जमीनें हक कर रहा है। डाकला चौराहा फड़क के पास जमीन को हड़प कर उस पर अपार्टमेंट दिया गया है। इस तरह की बातें विपक्ष के ही नेता भूतकाल में करते चले आए, लेकिन आज जब कोई मौला इसकी बात कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता की बात करता है तो समाजवादी पार्टी तुरंत इन बचाव में चली है। देखिए समाजवादी पार्टी का ये मूल चरित्र है, ठीक, वो तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम बैंक के लिए किसी भी तरह के समझौते कर लेती है, आतंक से समझौता कर लेती है। आपको याद होगा कि सट मोचन में मंदिर के पास ब्लास्ट हुआ, बनारस में ब्लास्ट हुआ, कई जगह ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट का जो आरोपी हबीबुल्लाह, जिसको बाद में फांसी की सजा हुई, उसके भी मुकदमे वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी जो है वो चली गई थी। आप ये कह रहे हैं कि उनका स्टैंड सेलेक्टिव होता है। इस पर मैं उनका जवाब ले लूंगा। पहले राउंड में पहले सबको चर्चा में शामिल कर लूं, उसके बाद में जवाब लूंगा। इमरान खोखर साहब, शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का कहना है कि ये महा घोटाला है और अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो अरबों खरबों का घोटाला निकलकर सामने आएगा। तो ये तो आप लोग भी चाहते होंगे कि जांच हो, सच्चाई सामने आए। अगर वक्फ की संपत्तियों की लूटपाट हुई है तो जो लोग भी गुनहगार हैं वो गिरफ्तार किए जाएं। देखिए अमित भाई, मैं आपको एक बात समझा दूं। शहाबुद्दीन रिजवी साहब जो हैं वो इस्लाम के जानकार हो सकते हैं, उन्होंने वक्फ एक्ट नहीं पढ़ा। अकॉर्डिंग टू वक्फ एक्ट सेक्शन नंबर 51/1A साफ शब्दों में कहता है कि एनी वर्क प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एक्सचेंज, कैन नॉट बी सोल्ड आउट, कैन नॉट बी मॉर्टगेज, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन। बेचने की बात तो हो ही नहीं सकती, कोई वक्फ बोर्ड रजिस्ट्री करा ही नहीं सकता, नियमों में लिखा हुआ है। ये तो फिर फर्जी बात निकल के आई मौलाना साहब के सामने। अब मैं आपको एक बात और समझाता हूं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड होता क्या है और वक्फ काउंसिल होती क्या है। वक्फ बोर्ड जो काम करता है वो अंडर MMA करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में एक काम करता है जिसमें एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट होता है, उसकी एक कमेटी अपॉइंट होती है जो कि तत्कालीन राज्य सरकार करती है। अब मैं आपको बात बताऊं, 30 वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर रन कर रहे हैं। उस 30 में से 23 वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के बेटे हैं। अगर वक्फ बोर्ड के अंदर कहीं घोटाला हो रहा है तो उसका माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, इसके ऊपर मैं बताऊं, अगर वो वक्फ बोर्ड काम नहीं करता है सही तरीके से। इमरान भाई, इसका जवाब मैं आनंद दुबे जी से लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाल की सरकारों के कार्यकाल का जिक्र हो रहा है। शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि जो पहले की सरकारें थी उस दौरान की बात है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि एक बार जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है तो फिर वो वक्फ की ही रहती है, उसको कोई बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। उनका ये कहना है, उनका ये तर्क है और दलील है कि 20,000 से अधिक संपत्तियां ऐसी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। वो चोरी हुई, वो बेची गई, खरीदी गई, वो तो बात की बात है। वो कह रहे उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो है कहां? देखिए मैं आपको अमित भाई एक बात समझाता हूं। वक्फ बोर्ड का गजट नोटिफिकेशन होता है सर। वक्फ बोर्ड ऐसे ही नहीं बन जाता कि मैंने आपको कुछ लिख के दे दिया और आपने वक्फ बोर्ड में चढ़ा दिया। गजट सरकार जारी करती है, वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। और अगर गवर्नमेंट का रिकॉर्ड गायब हो जाना, ये तो फिर बेवकूफी की बात सामने आ गई। गवर्नमेंट का 1912 का रिकॉर्ड है, 1956 का रिकॉर्ड है, आज का 100 साल पुराना रिकॉर्ड हमारे पास गवर्नमेंट के जमीनों के अवेलेबल है। तो ये तो बिल्कुल वक्फ इन्होंने पढ़ा नहीं है, ये बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं। और अगर इन्होंने कहीं पर घोटाला पकड़ा है तो उस घोटाले को पर्टिकुलरली लिख करके इस वक्त की इस प्रॉपर्टी में यहां घोटाला हुआ है, ये लिख के देना चाहिए। क्या शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं या फिर एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ी हुई है और अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, ये इस पर बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि
जिन मुस्लिम से जो मुस्लिम्स ने या जो दान दाता थे उन्होंने ये वक्फ संपत्ति को दान किया और गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए इसे दान किया गया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है जो लोग ये कह रहे हैं कि किस तरह से उन्हें खुरद बुरद किया। तो 60 साल तो कांग्रेस ने लूटा और अपने चहेतों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और वक्फ बोर्ड गठन किया। हाँ। उसके बाद जब समाजवादी का नंबर आया तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। और वो कैसे, जैसे अभी मेरे से पूर्व कह रहे थे कि उन्हें बेचा नहीं जा सकता, ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ना बेचा जा सकता है ना ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मगर वो ऐसे हुआ है कि जैसे कुछ लोगों से मुकदमा करा दिया और अदम पैरवी की बिना पर, यानी उसकी पैरवी नहीं की गई, उसकी देखभाल नहीं की गई और वो ज़मीनें वक्फ बोर्ड से निकल करके वो भू माफियाओं के कब्जे में चली गई। और वो भू माफिया वही होते थे जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड होते थे, वक्फ के चेयरमैन से रिलेटेड होते थे। और नतीजा ये हुआ कि जो चेयरमैन है वो तो, या जो बॉडी है वो तो अमीर हो गई और जिन गरीबों के लिए उसे वक्फ किया गया था उनका कोई कल्याण नहीं हुआ। अगर उनका कोई कल्याण होता तो 60 साल के लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है, 15 साल के लिए समाजवादी जिम्मेदार है। और ये सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए उसके अंदर संशोधन करके उनके नियमों को सख्त बनाया कि ताकि उन प्रॉपर्टियों को कोई का मिसयूज ना कर सके। अगर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है तो ये लोग कहते हैं कि उनकी पिच पर खेल रहे हैं। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो मुसलमानों को वोट बैंक ही नहीं माना और आपने तो उन्हें जो है उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा है, उन्हें सिर्फ वोट देने की मशीन समझा है। आपने आरएसएस और भाजपा से डरा करके मुसलमानों का वोट लिया, 80% लिया। मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मिनट जरा मेरी बात पूरी होने दीजिए। कासिम साहब कंप्लीट मैं जरा शुक्ला जी मेरी एक बात पूरी होने दीजिए। मैं बात अभी अंत कर रहा हूं, बस 30 सेकंड बस। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर इच्छा शक्ति हो और आपकी नीति अच्छी हो, नियत और नीति अच्छी हो, तो मैं उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हवाला दे रहा हूं कि उन्होंने माइनॉरिटी के लिए एक शैक्षिक प्राधिकरण बनाया और मदरसा बोर्ड को खत्म करके उसमें राज्य के सिलेबस को शामिल किया और उनकी धार्मिक एजुकेशन भी प्रभावित नहीं है ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके। ये है इच्छा शक्ति, इसे कहते हैं बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री और अगर ये लोग नेक नियत होते और मुसलमानों के हमदर्द होते तो ये किसी तरह से भी उन भूमाफियाओं से समझौता करके उन कीमती जमीनों को खत्म न कराते। ठीक है, खोकर साहब आप काउंटर करना चाहते हैं? देखिए, मुफ्ती साहब हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग है, बड़ी ताजीम है उनकी। उन्होंने जो बात बताई कि इस तरीके से वक्फ बोर्ड में घोटाला किया गया, सर मैं आपको एक चीज बता दूं, वक्फ की प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए बाकायदा ट्रिब्यूनल बैठता है, वहां पर एक जज बैठता है, वहां पर सुनवाई होती है, पूरा एक सिस्टम है सर। ऐसा नहीं होता कि मैं जाकर क्लेम कर दूं कि ये जमीन मेरी है और वक्फ बोर्ड मुझे उठा के वो जमीन दे देगा। वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम है और जो ट्रिब्यूनल के जज होते हैं वो सिविल जज होते हैं, उनका फैसला हाईकोर्ट में भी चैलेंजेबल नहीं होता है। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। कुल मिलाकर ये जो रजवी साहब जो है ना, ये राम मंदिर के चंदे की डकैती को छुपाने के लिए इस तरह का एक नया प्रपंच लाए हैं। सिर्फ एक लेटर लिखकर एक तरीके की सनसनी फैलाना चाहते हैं। अगर उन्होंने कहीं पर वक्फ में गड़बड़ी पकड़ी है तो उस पर्टिकुलर वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, उसकी ऑडिट रिपोर्ट को लेकर आपको कोर्ट जाना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड का 1 रुपया भी किसी ने खाया है, दैट पर्सन मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड, दैट एन एफआईआर शुड बी लॉन्च अगेंस्ट दैट पर्सन। और जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा हम मान्य करेंगे। हम इस तरीके के बचाने वाले काम नहीं करेंगे जैसे चंपत राय को ये लोग बचा रहे हैं, गोपाल राव को ये लोग बचा रहे हैं। वक्फ की 1 रुपए की प्रॉपर्टी जिसने खाई है उस पर्सन को फांसी की सजा देनी चाहिए। हम आपके साथ हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, आप आनंद दुबे जी की बात का काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक सवाल भी रख रहा हूं कि राम मंदिर वाले मसले पर जैसे ही शुरुआती जानकारी सामने आई, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अखिलेश यादव जी की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, पवन पांडे की तरफ से भी की गई। इस पूरे मसले पर भी क्या आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये मांग करेंगे कि हाँ अगर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए? क्या ये मांग अखिलेश यादव जी की तरफ से की जाएगी? जैसे वहाँ पर एसआईटी जांच मुकम्मल होने का इंतजार नहीं किया गया, क्या यहाँ पर भी बगैर साक्ष्यों के आए ऐसी बयानबाजी की जाएगी जैसा उस केस में किया गया? पहली बात तो वहां साक्ष्य एकदम सामने आ गए थे और आज से नहीं थे, कई सालों से थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन साक्ष्यों को दबा के रखा। 2020 की ऑडिट रिपोर्ट में ही आ गया था कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा है उसके रिकॉर्ड्स नहीं हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट में है वहां पे
2020 में ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल उस पर कुछ नहीं किया। जब अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया, सीसीटीवी चीज में जब फुटेजेस लोगों ने रिकॉर्ड किए देखे, तो उसमें सामने आया कि कैसे जो है चंदा जो वहां से है वो गायब किया जा रहा था, गड्डियां गायब की जा रही थी, वहां से चीजें खुलती हैं। और हम जिस तरीके से एसआईटी जांच कर रही थी, ये पहली बार था जब कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है और पुलिस उसे पकड़ती है तो आमतौर पर उसको रिमांड पे लेती है, इंटरोगेशन करती है। लेकिन आप ये देखिए कि जिन्होंने राम मंदिर से चोरी करी थी, वो 8 के 8 किसी की भी पुलिस ने रिमांड नहीं ली थी, वो सीधे जेल भेज दिए गए थे। और एक बात बताता हूं, जो एफआईआर थी उसमें ना पिता का नाम था ना एड्रेस था। ये कैसी एफआईआर है? ऐसी एफआईआर होती है कि जिसमें आप पिता का नाम भी नहीं लिखते हैं, एड्रेस भी नहीं लिखते हैं। ऐसी एसआईटी जांच हो रही थी। भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और पहली ही हियरिंग में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार दोनों को नोटिस जारी किया। एसआईटी की रिपोर्ट को सील बंद करके वापस मंगवा लिया गया है और जो बाकी कार्रवाई की गई है उसको भी अब तलब कर लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को देखने वाली बात है। क्यों करना पड़ा? इसीलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस तरीके से लीपापोती की जा रही थी, जो सबको दिख रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं, किसी आदमी से पूछ लीजिए, क्या आपको लगता है जब बाबा बागेश्वर कह रहे थे, जब बाबा बागेश्वर अभी भी आपने अधूरे सवाल का जवाब दिया, मतलब सवाल के एक हिस्से का जवाब दिया, दूसरा हिस्सा भी आपने छोड़ दिया। क्या अखिलेश जी की तरफ से कोई ट्वीट किया जाएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ये मांग की जाएगी कि हाँ इसकी भी जांच होनी चाहिए सीबीआई से? बिल्कुल देंगे, लेकिन ये पहले कुछ साक्ष्य तो दें। ये तो कह रहे हैं कि 2017 से पहले हुआ था और 2000 ये बात की जानकारी इनको 2026 में हुई। ठीक है, मतलब ये 9 साल कहां थे, क्या कर रहे थे 9 साल? आप 17 में उठाते, आपने नहीं उठाया। आज 9 साल बाद कहां से साक्ष्य आए? आनंद दुबे जी, 9 साल तक मौलाना साहब चुप क्यों रहे? और अगर आपकी सरकार को ऐसी कोई जानकारी थी, वक्फ बोर्ड को या फिर अल्पसंख्यक मंत्री को ऐसी कोई जानकारी थी कि कोई गड़बड़ी हो रही है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और जो लोग गड़बड़ी कर रहे थे वो कौन लोग हैं और उस सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचाए गए? एक चीज तो मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं मेजर साहब को कि इन्होंने कहा कि किसी की रिमांड ली गई। आपने भी खबर चलाई है और सारे अखबार खबर है। मैं चाहता हूं मेजर साहब उसको पढ़ लें कि उनने 4 आरोपियों की रिमांड के, उनसे पूछताछ हुई, उनकी निजदेही पर कई जगह छापा रहे। 2 की आज भी मिली है। ठीक है, न्यायिक हिरासत में लेने के बाद उनकी पुलिस रिमांड गई। एक चीज मैंने क्लियर। दूसरी चीज, हम पहले दिन से स्पष्ट रूप से और फिर आपके चैनल माध्यम से जिन लोगों ने भी यह महापाप किया है, जो भी इसमें शामिल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी भी संलिप्तता है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कठोर दंड देंगे कि फिर आगे कोई ऐसा कभी हिम्मत न जुटा। लेकिन ये बात वक्त के संदर्भ में अखिलेश यादव नहीं कह सकते कि उनको डर है कि उनका जो वोट बैंक, जिसको तथाकथित वोट बैंक मानते हैं, वो खिसक जाएगा या नाराज हो जाएगा। एक विषय। दूसरी विषय मैं आपको बताऊं कि राज्य सरकार की जांच में और अधिकारी में हमने आया 40 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां वक्फ की संपत्तियों को ट्रांसफर किया गया इधर उधर और तहसील रिकॉर्ड उसको गायब किया गया। तहसील रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। तो ऐसी और ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हीं के कारण में हुई। इन सभी संपत्तियों की जांच चल रही है। ऐसे 5000 ज्यादा मामलों की जांच जो है वो क्रिया है और जो लोग भी संलिप्त हैं उनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि सिलेक्टिव मत होइए। आप अगर न्याय की बात कर रहे हैं, आप मंदिर की बात कर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं। आप बिल्कुल बात उठा सकते हैं। अगर आशीष त्रिवेदी कह रहे हैं तो इनकी बात मैं मानता हूं कि इनको तो अधिकार है, लेकिन एक पार्टी के रूप में अगर आप इस बात को कहते हैं तो जनता आपके नियत पर सवाल उठाती है कि जिन लोगों ने को राम मंदिर की जरा भी चिंता नहीं रही, जो लोग राम मंदिर में दर्शन करने गए, जो चाहते कि राम मंदिर बने नहीं, जो आज तक एक पैसे का चंदा मंदिर के लिए नहीं दिए, जिनकी पार्टी के मुखिया है और जो है उनको अलग से राम मंदिर को लेकर दर्द पैदा होगा। ये दर्द नहीं है, ये एक सोची समझी सुलझित साजिश है कि कैसे इस अवसर का फायदा उठाकर हम पूरी अयोध्या और पूरे सिस्टम और पूरे रामलला के जो भक्त हैं उनका भाव उन्हीं को सालों के कटघरे में खड़ा कर। और अखिलेश जी तो वहां जाके कह भी आए हैं कि ढा बदलने की जरूरत है। ठीक है,
खोखर साहब, आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा अगर लैंड किसी के पास है तो वक्फ के पास ही है देश में। ये लैंड कहाँ है, किस तरीके से इसका सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है? मतलब जो सोचकर लोगों ने दान की वक्फ को, क्या उसी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर आप लोगों के बीच से ही कोई मौलाना आगे निकल कर आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई साहब गड़बड़ी हुई है, जांच होनी चाहिए, महाघोटाला निकल कर सामने आएगा, अरबों खरबों की जमीन की बंदरबाट हुई है, और जैसा आनंद दुबे जी भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में ही कई सारी संपत्तियां ऐसी हैं जिनको खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जिनको ट्रांसफर किया गया, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर क्या आप लोगों को नहीं लगता कि लामबंद होकर आप सब लोगों को, उन सारे लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़नी चाहिए जिनके लिए इन संपत्तियों को दान किया गया है? इसमें क्या गलत है? इसको सियासी चश्मे से क्यों देख रहे हैं आप लोग? देखिए, सियासी चश्मे से इसलिए देखना पड़ रहा है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, वक्फ बोर्ड में वो लोग अपने कहीं ना कहीं गुर्गे बिठाते हैं, किसी की सरकार हो। ठीक है, अगर उन गुर्गों ने कुछ गलत किया है तो फिर सच सामने आना चाहिए ना खोखर साहब। मैं कहता रहा हूं अमित भाई, मेरी बात थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं आपको। मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में बता रहा हूं कि टॉप 10 वक्फ के जो बोर्ड्स हैं, टॉप 10 मतलब जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, चाहे वो भी यूपी से लेके हम लोग शुरू करें, उनमें 5 राज्यों में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वहां पर 1 रुपए का भी वक्फ का घोटाला हुआ है तो पिछले 20 साल में जो भी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रहा हो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वक्फ काउंसिल, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उसका चेयरपर्सन होता है, उसका काम है लोकल स्टेट वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना। कुल मिला के अगर इन लोगों को लगता है कि वक्फ पे घोटाला हुआ है, मतलब इसका सरकार घोटालेबाज है। कासमी साहब, आखिरी के 30 सेकंड आपके पास हैं, क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड, ऐसा कोई डेटा है जो आप हमारे दर्शकों को इस वक्त बता सकते हैं कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें रही हैं या जहां पर ऐसी सरकारें नहीं रही हैं जिनके ऊपर शहाबुद्दीन बरेलवी साहब की तरफ से आरोप लगाया गया है, वहां पर कितनी संपत्तियों का गबन किया गया, उसको लेकर कोई डेटा सामने आ पाया हो, उसको लेकर कोई जांच करवाई गई हो, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई हो? अगर ऐसा है तो वो भी रख दीजिए, आप ऑथेंटिक हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वक्फ संपत्तियों का जितना सही इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के दौर से शुरू हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आए और बहुत ही ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया। और मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि किस तरह से वक्फ बोर्डों ने उन्हें खुर्द-बुर्द किया, उसका एक तरीका ये था कि जैसे किसी ने कोई मुकदमा करा दिया अपने आदमी से और वहाँ अपने वकील को खड़ा नहीं किया, वहाँ वो मुकदमा हार गए और हारने के बाद वो उसके मालिक हो गए। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को देखा है और उनका ये विज़न है कि वो मुसलमान बच्चों को समान एजुकेशन देने के लिए, समान मौके देने के लिए वो संकल्पबद्ध हैं। और मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर हम ये चाहते हैं कि जैसे उत्तराखंड राज्य समान एजुकेशन के लिए देश भर के मुसलमानों से अपील करना चाहता है कि उन मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाए, सब तो किया ही जाए, लेकिन अगर कहीं वक्त की जमीन को लेकर महाघोटाला किया गया है, किसी प्रकार का कोई घोटाला किया गया है, चाहे पूर्व की सरकारों में किया गया हो, चाहे मौजूदा सरकार में किया गया हो, तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना चाहिए। सिर्फ इस मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी एक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दे को लाया जा रहा है या उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो लोग चढ़ावा चोरी पर मुखर होकर बोल रहे थे, उनको इस पर भी मुखर होकर बोलना चाहिए। अगर किसी एक धर्म के लोगों का हक मारने की कोशिश की जा रही है तो उनके हक की लड़ाई भी उन लोगों को लड़नी चाहिए जो राम भक्तों के हक की लड़ाई का दावा भर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो टूक का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहना। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।